हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये मॉक टेस्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As per SEBI guidelines, DAS is are vested with the responsibility of developing indices as benchmark for debt mutual fund scheme। सेबी के अकॉर्डिंग डेट म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क इंडेक्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पहला ऑप्शन है एमफी, दूसरा ऑप्शन है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी, तीसरा ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड थीम सेल्फ, चौथा ऑप्शन है द रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एएमसी। तो इसका राइट आंसर है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी। सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डेट फंड्स और बैलेंस्ड स्कीम के लिए बेंचमार्क रिसर्च और रेटिंग एजेंसी बनाती है, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एमफी रिकमेंड करता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिकमेंड कौन करता है? तो रिकमेंड एमफी करता है और इसका राइट आंसर है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी। डैश इज यूज टू मेजर फंड रिस्क रिलेटिव टू मार्केट इंडेक्स। कौन सा मेजर्स बताता है कि फंड का रिस्क मार्केट इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना है? पहला ऑप्शन है ट्रैकिंग एरर, दूसरा ऑप्शन है बीटा कोएफिशिएंट, तीसरा ऑप्शन है ट्रायनर रेशियो, चौथा ऑप्शन है शार्प रेशियो। तो इसका राइट आंसर है बीटा, बीटा कोएफिशिएंट। बीटा एक रिस्क मेजर है जो बताता है कि कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना मूव करता है। जैसे एग्जांपल, बीटा अगर 1 है तो फंड बेंचमार्क के साथ सेम मूव करेगा। एग्जांपल, निफ्टी 50 अगर 1% ऊपर गया है तो फंड भी 1% ऊपर जाएगा। बीटा क्योंकि 1 है, और अगर निफ्टी 50 1% नीचे गया है तो फंड भी 1% नीचे जाएगा। दूसरा ये है कि बीटा अगर 1 से ज्यादा है, जैसे कि बीटा 1.5 है, 1.5, तो निफ्टी अगर 1% ऊपर गया तो फंड कितना ऊपर जाएगा? 1.5% ऊपर जाएगा। और निफ्टी अगर 1% नीचे गया मतलब निगेटिव है तो फंड 1.5% नीचे जाएगा। बीटा अगर 1 से कम है मतलब लो है तो यहाँ रिस्क कम होता है, जैसे कि फंड मैनेजर फंड बेंचमार्क से कम मूव करेगा। बीटा अगर 0.5 पे यहाँ पे और निफ्टी अगर 1% मूव कर रहा है ऊपर की तरफ तो फंड 0.5 मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो इसका राइट आंसर है बीटा कोफिशिएंट। The indices based on government securities will be an appropriate benchmark for which type of funds? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे बेस्ड इंडेक्स किस फंड के लिए बेस्ट बेंचमार्क होगा? पहला ऑप्शन है क्रेडिट रिस्क फंड, दूसरा ऑप्शन है गिल्ट फंड, तीसरा ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। तो हम लोग पढ़ चुके हैं जो गिल्ट फंड होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, वो गवर्नमेंट फंड होता है। तो इसका राइट आंसर है गिल्ट फंड, क्योंकि फंड सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इसका बेंचमार्क भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेस्ड इंडेक्स ही होगा। तो गिल्ट फंड मतलब 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसका राइट आंसर है गिल्ट फंड। इन केस द यूनिट्स आर प्लेज्ड द यूनिट होल्डर डैश। अगर यूनिट प्लेज यानी कि गिरवी है तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन है कैन सेल द यूनिट्स आफ्टर द लॉक इन पीरियड। तो जब भी यूनिट्स अगर गिरवी होता है तो अपन लोग पढ़ चुके हैं कि यूनिट्स को सेल नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, कैन नॉट सेल द यूनिट, इसका राइट आंसर है। आपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स बैंक को प्लेज करके लोन लिया, जब तक लोन क्लियर नहीं होता यूनिट सेल नहीं कर सकते हैं, स्विच भी नहीं कर सकते हैं। ओनली आफ्टर बैंक एनओसी देगा, जब आप लोन को पूरा कर देते तो बैंक एनओसी देगा तभी फ्री होगा आपका यूनिट, तब उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। जब तक आपका यूनिट प्लेज है तब तक आप सेल नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है कैन नॉट सेल द यूनिट्स। फॉर विच म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस मैंडेटेड बाय सेबी। सेबी के हिसाब से किन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्यू डिलिजेंस मैंडेटरी है? पहला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु सर्विसेज मोर देन 25 इन्वेस्टर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मोर देन 25 इन्वेस्टर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ड्यू डिलिजेंस में 4 क्राइटेरिया होता है, आगे फिर इसको डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु रिसीव कमीशन ऑफ रुपीज 50 lakhs फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। तो हाँ, ये राइट आंसर है 50 लाख सिंगल म्यूचुअल फंड से होना चाहिए और 1 करोड़ पूरे इंडस्ट्री लेवल पर होना चाहिए। तो 2 नंबर राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु ब्रिंग्स इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्टर ऑफ ओवर रुपीज
1 करोड़ फॉर ए सिंगल म्यूचुअल फंड। तो 1 करोड़ नहीं होगा, यहाँ पे 50 lakhs फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड होगा। ऑल ऑफ द अबव रॉन्ग है, 3 नंबर भी रॉन्ग है, 1 भी रॉन्ग है, 2 इसका राइट आंसर है। सेबी चाहता है कि लार्ज या फिर इन्फ्लुएंशियल डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए, इसलिए एएमसी को बोला गया है इन डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्यू डिलिजेंस करो। कौन से डिस्ट्रीब्यूटर? जो बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं उन पे ड्यू डिलिजेंस लगता है, जैसे कि बहुत ज्यादा कमीशन अर्न कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर, हाई एएम है जिनका, मल्टीपल लोकेशन पर काम करते हैं। तो जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का जो क्राइटेरिया है वो 4 क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है वो? मोर देन 20 लोकेशन, 20 लोकेशन पे अगर उनका ज्यादा बिजनेस है 20 लोकेशन से, तो ड्यू डिलिजेंस के पार्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन में अगर 20 लोकेशन रहे तो आप उसको टिक कीजिए, वो राइट आंसर हो जाएगा। एयूएम राइज ओवर ₹100 crore across industry in the non-institutional category but including high net worth individual। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है उनका एयूएम 100 करोड़ होना चाहिए, तो फिर वो ड्यू डिलिजेंस में आ जाएंगे। कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹1 करोड़ अक्रॉस इंडस्ट्री, मतलब सारे एएमसी में मिलाकर के उनका जो फाइनेंशियल ईयर उसमें 1 करोड़ कमीशन होना चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर सिंगल एएमसी म्यूचुअल फंड से 50 लाख का कमीशन आना चाहिए, तो फिर वो ड्यू डिलिजेंस के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। तो यही 4 चीज आपको याद रखना है ड्यू डिलिजेंस से, कि मोर देन 20 लोकेशन, 100 करोड़ इंडिविजुअल एवं कमीशन रिसीव 1 करोड़ अक्रॉस इंडस्ट्री, या फिर कमीशन रिसीव 50 लाख फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? इंडिविजुअल कैन रजिस्टर अप टू 5 बैंक अकाउंट्स विथ म्यूचुअल फंड, तो इंडिविजुअल 5 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये तो राइट है। दूसरा ऑप्शन है नन इंडिविजुअल कैन रजिस्टर अप टू 10 बैंक अकाउंट्स विथ म्यूचुअल फंड, तो इंस्टीट्यूशनल कंपनी ये सब 10 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में से? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। Which among the following bias can lead to concentrated portfolio? कौन सा बायस इन्वेस्टर को मजबूर करता है कि वो लिमिटेड और फैमिलियर इन्वेस्टमेंट में ही पैसा लगाए, जिससे पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड हो जाए? तो पहला ऑप्शन है फैमिलियरिटी बायस, दूसरा ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी, तीसरा ऑप्शन है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, चौथा ऑप्शन है रिसेंसी बायस। तो इसका राइट आंसर है फैमिलियरिटी बायस। फैमिलियरिटी बायस का क्या मतलब होता है? इंसान जो चीज जानता है, फेमिलर है, उसी में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर सिर्फ नोन चीजों में इन्वेस्ट करता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज इग्नोर करता है, क्योंकि उसको न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में ना जानना है ना वो जानता है। जो चीज जानता है उसी में वो इन्वेस्ट करता है, जिससे उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं हो पाता है और कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, लिमिटेड रहता है, जिससे रिस्क का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस तरह के बायस को क्या बोलते हैं? फैमिलियरिटी बायस। हर्ड मेंटेलिटी क्या बोलते हैं? जब लोग खुद का एनालाइज नहीं करते, रिसर्च नहीं करते और लोगों को फॉलो करते। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब अपने ऊपर ज्यादा ही ओवर ट्रस्ट हो जाना। और रिसेंसी बायस मतलब रिसेंट इवेंट, अगर रिसेंट इवेंट पॉजिटिव है तो उनको लगता है कि सिर्फ पॉजिटिविटी ही होने वाला है, ऊपर ही मार्केट जाएगा। और अगर रिसेंट बायस नेगेटिव है, जैसे कि अभी 1.5 साल से वॉर चल रहा है, वॉर में है, तो अभी मार्केट गिर रहा है 1.5 साल से, तो अब इन्वेस्टर को लग रहा है कि मार्केट हमेशा गिरेगा ही, तो ये रिसेंसी बायस में आ जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा किस टाइप के बायस का क्या आंसर होता है। Which of these funds are suitable for investors who have a long-term investment horizon and are looking for growth? कौन सा फंड टाइप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है? पहला ऑप्शन है इनकम फंड, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, तीसरा ऑप्शन है इक्विटी फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विडिटी फंड। तो इक्विटी फंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है डेट फंड है, मतलब सेफ्टी हो, यहाँ पे रेगुलर इनकम हो, उससे रिलेटेड है। बट इक्विटी फंड जो हो गया वो कैपिटल आपका ग्रोथ के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्विटी फंड। तो आपको ऐसे याद रखना, इक्विटी फंड मतलब ग्रोथ वेल्थ क्रिएशन। डेट फंड में जैसे इनकम, लिक्विड, लॉन्ग ड्यूरेशन, उसमें सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए होता है। With respect to the procedure for getting impaneled as a mutual fund distributor with AMC, the applicant needs to sign a declaration for। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ रजिस्टर होता है तो उसे किस चीज का डिक्लेरेशन साइन करना होता है? पहला ऑप्शन गारंटी ऑफ एडिंग ए मिनिमम ऑफ 5 इन्वेस्टर एवरी मंथ। तो ऐसा कुछ है नहीं गारंटी बोल के कि आपको 5 इन्वेस्टर एवरी मंथ ऐड ही करना है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत।
डिक्लेयरिंग द रिबेट गिवन बैक टू द इन्वेस्टर, ये भी ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि रिबेट करिए कुछ भी नहीं होता म्यूचुअल फंड में। इंश्योरिंग दैट ऑल एम्प्लॉयज हु आर सेलिंग म्यूचुअल फंड विल हैव मोर देन वन एआरएन कोड, ऐसा भी कुछ नहीं कि वन एआरएन कोड से ज्यादा होना चाहिए। कमिटमेंट टू अवॉइड स्टैट्यूटरी कोड गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कमिटमेंट तो होगा स्टैट्यूटरी नियम कानून रूल रेगुलेशन फॉलो करने का। ठीक है, तो ऑप्शन से ही आपको समझ में आ जाएगा इसका राइट आंसर 4 नंबर वाला है। जब कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इंपैनल होता है तो उसे एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है। ये डिक्लेरेशन क्या होता है, इसमें मेन सेबी और एएमसी के रूल्स फॉलो होते हैं, जैसे कि स्टैट्यूटरी कोड्स गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स। ये जो होता है डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है, उसमें यही लिखा रहता है कि मैं स्टैट्यूटरी कोड्स गाइडलाइंस सर्कुलर सबको फॉलो करूंगा, तो उसको वो साइन करना पड़ता है इंपैनल के पहले। What is the investment objective of a mutual fund which seeks to grow in value over a period of time? कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है जब फंड का एम टाइम के साथ वैल्यू बढ़ाना? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका आंसर है कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब कैपिटल बढ़ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल एप्रिसिएशन। कुछ म्यूचुअल फंड का गोल होता है टाइम के साथ पैसा ग्रो यानी इंक्रीज करना, इसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब आज 1 लाख इन्वेस्ट किए तो फ्यूचर में ये 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए। ये मोस्टली किसमें होता है, इक्विटी फंड्स में। इसीलिए इक्विटी फंड जब लॉन्ग टर्म में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो इक्विटी फंड लेते हैं ताकि पैसा ग्रो हो सके। रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज 9% and the risk-free rate is 5%. The standard deviation is 3. Beta is 1.6. What will the numerator for calculating the Sharpe ratio? क्वेश्चन पूछ रहा है कि शार्प रेशियो कैलकुलेट करते टाइम ऊपर वाला पार्ट यानी कि न्यूमरेटर क्या होगा। तो पहले शार्प रेशियो का फॉर्मूला याद रखना होगा। शार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे रिटर्न अर्न है 9 और 9 को माइनस करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 3 से। तो ऊपर वाला पूछ रहा तो आ जाएगा 4/3 और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 4, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ए म्यूचुअल फंड हैज द पॉलिसी ऑफ इम्पोजिंग एन एग्जिट लोड ऑफ 2% फॉर रिडक्शन अप टू 1 ईयर and 1% for reduction beyond 1 year. If an investor redeem 2000 unit at an NAV of rupees 40 at the end of 6 months from the date of investment, what will be reduction amount receivable by the investor? यहाँ पे 1 साल से पहले रिडीम करने पे 2% एग्जिट लोड लग रहा है और 1 साल के बाद रिडीम करने पर 1%। बट यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2000 यूनिट को रिडीम किया गया है 40 रुपीज पे 6 मंथ में, तो यानी कि 2% एग्जिट लोड लगेगा। तो इसका कैलकुलेशन ये होगा कि यूनिट्स को इनटू कर देंगे एनएवी से तो अमाउंट पता चल जाएगा। अब ये 80,000 अमाउंट पे यूनिट 2000 यूनिट को 40 से इंटू कर दिए यूनिट्स को एनएवी से, तो 80,000 अमाउंट निकल गया। अब उस पर लग रहा है 2% एग्जिट लोड, तो 80,000 का 2% निकल के आ जाएगा 1600 रुपीज। अब इसको 80,000 से माइनस कर देंगे तो टोटल विड्रॉवल अमाउंट जो हो गया वो 78,400 आंसर हो गया। मिस्टर सुरेश इन्वेस्ट रुपीज 30,000 इन एन इक्विटी फंड। द फेस वैल्यू ऑफ दिस स्कीम इज रुपीज 10 एंड एनएवी इज रुपीज 12। द एग्जिट लोड इज 2%। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड टू मिस्टर सुरेश? तो यहाँ 30,000 इन्वेस्ट किया जा रहा है, एनएवी है 12, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट निकल के आ जाएगा। 30,000 अमाउंट को डिवाइड कर दिए एनएवी से तो 2,500 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। मिस प्रिया रिडीम 2000 यूनिट एट एन एनएवी ऑफ रुपीज 13। इफ द एग्जिट लोड इज 1%, व्हाट इज द रिडक्शन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट? 2000 यूनिट्स को वो इन्वेस्ट कर रही है एनएवी 13 रुपीज के एनएवी पे, एग्जिट लोड लग रहा है 1%, तो रिडक्शन वैल्यू क्या होगा? तो यूनिट को इंटू कर देंगे एनएवी से तो 26,000 हमारा अमाउंट निकल के आया। अब उस पर लग रहा है 1% का एग्जिट लोड, तो 26,000 का जब 1% करेंगे तो 260 रुपया। अब 26,000 को 260 से माइनस कर देंगे तो उतना ही यूनिट हमें रिडीम हुआ, यानी 25,740 इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द एनएवी फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वैल्यू ऑफ स्टॉक 200 करोड़, वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 25 करोड़, डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड 10 करोड़, अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ शेयर्स 5 करोड़, अमाउंट पेएबल ऑन परचेज ऑफ शेयर 10 करोड़, फीस पेएबल रुपीज 1 करोड़,
नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट 3 करोड़, एनएवी कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे एनएवी जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जो भी चीज आप रिसीव कर रहे हो उसको प्लस कीजिए, और जो भी चीज आप पे कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, उसको माइनस कीजिए और डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। एनएवी इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लस वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट प्लस डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड plus amount receivable on sale of shares minus amount payable on purchase of shares minus fees payable divided by number of outstanding unit। तो यहाँ पे आप सबको टोटल करेंगे, पहले जो भी आप रिसीव कर रहे हैं, और उसको माइनस करेंगे जो भी चीज आप परचेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसको डिवाइड करेंगे 3 करोड़ से, क्योंकि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितना है, 3 करोड़। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 76.16। तो ये जो फॉर्मूला है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ ए स्कीम इज रुपीज 240 करोड़, डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड इज रुपीज 30 करोड़, द एक्सपेंस पेएबल एट आर 10 करोड़, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट इज 120 लाख, व्हाट इज द एनएवी ऑफ द स्कीम। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी एनएवी पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 120 लाख है, तो उसको आपको करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोटल मार्केट वैल्यू दिया हुआ 240 करोड़ और डिविडेंड मिल रहा है कितना, 30 करोड़ का। तो दोनों को प्लस करेंगे और जो एक्सपेंस है उससे माइनस कर देंगे, तो आपका निकल करके आ जाएगा 260। अब उसको डिवाइड करना यूनिट से, तो यूनिट्स दिया हुआ 120 लाख, उसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1.20 करोड़ यूनिट हो जाएगा। जब डिवाइड कर देंगे तो 216.66 एनवी निकल के आ जाएगा। मिस श्वेता परचेस थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूटर 5000 यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम एट ए एनवी ऑफ रुपीज 30। द करंट एनवी ऑफ द स्कीम इज रुपीज 28। व्हाट विल द ट्रेल कमीशन फॉर टुडे इफ द ट्रेल कमीशन रेट इज 1% पर एनम। तो इस क्वेश्चन में ट्रेल कमीशन पूछा जा रहा है, और ट्रेल कमीशन हमेशा जो होता है वो करंट एनवी पे निकाला जाता है। तो जो यूनिट्स है 5000, उसको इंटू कर देंगे एनवी से, तो हमारा अमाउंट निकल के आ गया। अब जब अमाउंट निकल के आ गया तो ट्रेल कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट वैल्यू, जो कि हम यूनिट्स को एनवी से इंटू किए तो हमारा करंट वैल्यू निकल के आ गया 1,40,000, उसको मल्टीप्लाई करते ट्रेल कमीशन। ट्रेल कमीशन हमारा 1% और डिवाइडेड बाय 365, तो आंसर निकल के आ जाएगा 3 रुपीज 83 पैसा। तो ये हमारा आंसर है 3 रुपीज 83 पैसा। द रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज रुपीज 9%, standard deviation is 0.75% and the beta is 1.4. The risk-free rate of return is 7%. What is the denominator in the calculation of the Sharpe ratio? पहले वाला क्वेश्चन में न्यूमरेटर पूछा था ऊपर वाला, इस बार क्वेश्चन में पूछ रहा डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो हमें पहले फॉर्मूला याद रखना कि शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। क्वेश्चन में खुद दे दिया है स्टैंडर्ड डिवीजन, तो जब नीचे वाला दे दिया आपका 0.75, तो वही आपका आंसर हो जाएगा 0.75, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर पूछ रहा है। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाला होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.75। द मार्केट वैल्यू ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम्स पोर्टफोलियो इज रुपीज 15 करोड़, इट्स करेंट लायबिलिटी आर रुपीज 2 करोड़, द यूनिट कैपिटल इज रुपीज 10 करोड़, फेस वैल्यू इज रुपीज 10 रुपीज पर यूनिट, कैलकुलेट द एनएवी। तो इसमें एनएवी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो भी आप रिसीव कर रहे हो उसको प्लस करना है, और जो भी आपका लाइबिलिटीज है उसको माइनस करना है। मतलब एसेट्स जो होगी आपका टोटल एसेट्स, उसमें से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे, तो टोटल एसेट्स हमारा 15 करोड़ और जो टोटल लाइबिलिटीज है 2 करोड़, तो टोटल निकल के आ गया 13 करोड़। अब इसमें हमें यूनिट से डिवाइड करना, बट यहाँ यूनिट डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, यूनिट की जगह में क्या दिया हुआ है, यूनिट कैपिटल और फेस वैल्यू। तो यूनिट कैपिटल हमारा है 10 करोड़ और फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो उसको जब डिवाइड कर देंगे तो 1 करोड़ हमारा आउटस्टैंडिंग यूनिट आ गया। आउटस्टैंडिंग यूनिट का फॉर्मूला है यूनिट कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो यहाँ जब डिवाइड किए 10 करोड़ को 10 रुपीज से, तो 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग यूनिट आ गया। तो 13 करोड़ में से 1 करोड़ को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एनएवी निकल के आ जाएगा 13 रुपीज। एक कंपनी हैज ए अर्निंग पर शेयर ऑफ रुपीज 5 एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 30। what will be the market price of the share of this company। तो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आपको निकालना है, तो मार्केट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग इनटू अर्निंग पर शेयर।
ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो प्राइस टू अर्निंग है 30 और अर्निंग पर शेयर है 5, तो दोनों को इंटू किए तो 150, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आया 150। ये सब फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आपको याद करना है। मोहित नीड रुपीज 2 लाख इन 5 years. The interest rate is 7%. The amount required today to be invested can be calculated by using the formula. तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला पे ही बेस है। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यही है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर का पावर एन। एन यहाँ पर ईयर है, नंबर ऑफ ईयर, पर यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ तो फ्यूचर वैल्यू 2 लाख हो गया, 1 प्लस 0.07 का पावर नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ ए स्कीम इज 7%, द बीटा इज 1.6 and the actual return earned is 9%. What is the ट्रायनर रेशियो ऑफ द स्कीम? तो यहाँ पे ट्रायनर रेशियो पूछा जा रहा है, तो आपको ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला याद रखना होगा कि रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा। तो यहाँ पे रिटर्न अर्न है 9%, रिस्क फ्री रिटर्न है 7%, दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 2, और डिवाइडेड बाय कर देंगे बीटा 1.6%, तो आंसर निकल के आ जाएगा 1.25। मिस नीता नीड्स रुपीज 5 लाख इन 3 years फ्रॉम नाउ, the interest rate is 6%. By which formula can we calculate the amount which is required to be invested today to achieve the goal? यहाँ भी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूला से ये आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पूछा जा रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर एन। ये फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। मिस सुरेश इन्वेस्ट रुपीज 2 लाख इन ए म्यूचुअल फंड विथ ए फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 एंड एनएवी ऑफ रुपीज 50। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड? तो यहाँ यूनिट्स पूछा जा रहा है, तो यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं एनएवी से, तो यूनिट्स हमारा निकल के आ जाता है। तो 2 लाख को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 50 से, तो यूनिट्स हमारा 4000 यूनिट्स निकल के आ जाए। मिस जानवी इन्वेस्ट रुपीज 2 लाख इन एन इक्विटी फंड, द फेस वैल्यू ऑफ दिस स्कीम इज रुपीज 10 and the NAV is rupees 40. The exit load is 1%. How many units will be allotted to Miss Janvi? यहाँ भी यूनिट्स पूछा जा रहा, तो यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट डिवाइडेड बाय एनएवी। तो यहाँ पे 2 लाख अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट, और एनएवी है 40 रुपए, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 5000 यूनिट निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5000। मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड रुपीज 2 लाख इन ए 370 डे एफएमपी एंड ऑन मैच्योरिटी ही रिसीव रुपीज 2,15,832 रुपीज। व्हाट इज द कैपिटल गेन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन? तो इन्वेस्टेड अमाउंट 2 लाख है और जो हमें पैसा रिटर्न मिला वो 2,15,832 है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 15,832 हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द ट्रायनर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। रिटर्न फ्रॉम ए म्यूचुअल फंड स्कीम इज 7.5%, द बीटा इज 0.62, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 6%। तो ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न अर्न जो कि 7.5 है, फिर माइनस करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न से जो कि 6 है, और डिवाइड कर देंगे बीटा से, तो यहाँ पे आंसर हमारा 2.42 निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट द एवरेज होल्डिंग पीरियड इफ द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज 50%। तो एवरेज होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। तो 1 को डिवाइड कर देंगे 50%, तो हमारा आंसर 2 निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 इयर्स इसका आंसर है। What is the NAV if the value of stock in a mutual fund scheme is rupees 100 crore, value of bond is rupees 10 crore, value of money market instrument is rupees 25 crore, dividend accrued but not received is 3 crore and fees payable is rupees 5 crore. The number of outstanding unit is 75 लाख। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि NAV का फॉर्मूला होता है कि जो भी चीज हम लोग को मिल रहा है उसको करेंगे प्लस, और जो भी चीज हमें पे करना पड़ रहा है, परचेस करना पड़ रहा है, फीस पे करना पड़ रहा है, उसको कर देंगे उससे माइनस, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से। तो यहाँ पर 177.33 रुपीज एनएवी निकल के आ जाए। म्यूचुअल फंड स्कीम गिव्स ए रिटर्न ऑफ 10% एंड द बीटा ऑफ दैट स्कीम इज 0.5, द रिस्क फ्री रिटर्न इज 7.5%। व्हाट इज द ट्रायनर रेशियो ऑफ दिस स्कीम? अगेन फिर से ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो रिटर्न को, दोनों रिटर्न को माइनस करेंगे, पहले रिटर्न अर्न ऑन द स्कीम से माइनस करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न को, तो आ जाएगा हमारा
2.5। अब उसको डिवाइड कर देंगे 0.5 से, यानी कि बीटा ऑफ द स्कीम से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रायनर रेशियो कितना हो जाएगा? 5%। An investor purchased through a distributor 5,000 units of a mutual fund scheme at an NAV of rupees 25. The current NAV of the scheme is rupees 43 rupees. What will be the trial commission for today? If the trial commission rate is 1%, तो ट्रेल कमीशन का हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे कि करंट वैल्यू पहले निकालना पड़ता है, फिर उसको जो ट्रेल कमीशन हमें दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 365 कर दें। तो करंट वैल्यू कैसे निकलेगा? जो यूनिट्स दिया हुआ है 5,000 यूनिट्स को इंटू कर देंगे एनएवी से, तो हमारा करंट वैल्यू निकल के आ जाएगा 2,15,000। अब 2,15,000 को जो हमारा कमीशन रेट है 1% और डिवाइड बाय 365 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5 रुपए 8904 पैसा। The NAV of an equity fund is rupees 76.45 and the face value is rupees 10. An investor invests rupees 30,000. How many units will be allotted to him? तो यहाँ पे यूनिट्स पूछ रहा, तो यूनिट्स हम लोग कैसे निकालते हैं? जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उससे एनएवी को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 30,000 को डिवाइड करेंगे 76.45 से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 392.41 यूनिट। इसका राइट आंसर होगा। रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज 11.5% एंड द रिस्क फ्री रेट इज 7%। द स्टैंडर्ड डिविजन इज 3 and beta is 1.9. What will be the denominator for calculating the Sharpe ratio? तो Sharpe ratio में बीटा का कहीं कोई काम नहीं होता है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर पूछा जा रहा, मतलब कि नीचे वाला पार्ट क्या होगा वो पूछा जा रहा। तो Sharpe ratio का फॉर्मूला याद रखना है। Sharpe ratio का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिवीजन 3 दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिवीजन नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। डैश इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एम्फी। एम्फी का कौन सा काम नहीं है? पहला ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट आरबीआई, तो ये तो काम है, रिप्रेजेंट करता हुआ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को गवर्नमेंट आरबीआई के पास। दूसरा ऑप्शन अंडरटेकिंग स्टडीज एंड रिसर्च ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो स्टडीज एंड रिसर्च भी वो प्रोवाइड करता है। तीसरा ऑप्शन अंडरटेकिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, ये भी ऑप्शन है, ये भी राइट है। चौथा ऑप्शन है कंडक्टिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो फोर्थ नंबर वाला एमफी का फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो कंडक्टिंग सर्टिफिकेशन एग्जाम वो एनआईएसएम कंडक्ट कराता है, ना कि एमफी। आपको ये याद रखना है कि एमफी का क्या काम है? एमफी का रोल होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्रमोट और रेगुलर सपोर्ट करना। इसका मेन फंक्शन है इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन, रिसर्च एंड स्टडीज एंड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। एग्जाम कंडक्ट कराना ये एनआईएसएम का काम है। और मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? शेयर मार्केट को रेगुलेट, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट सेबी करता है। How will the AMC and RTA agent process an application for subscribing to mutual fund units if the ARN is wrongly mentioned in it? अगर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म में ARN गलत लिख दिया गया है तो AMC या RTA उस एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस करेगा? पहला ऑप्शन है इट विल बी प्रोसेस्ड एज डायरेक्ट प्लान एप्लीकेशन। दूसरा ऑप्शन है इट विल बी रिजेक्टेड एज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। तीसरा ऑप्शन है इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड सेंड बैक टू कंप्लीशन। चौथा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज ए रेगुलर प्लान सब्जेक्टेड टू द एरर बीइंग करेक्टेड इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम। तो इसका राइट आंसर है इट विल बी ट्रीटेड एज ए रेगुलर प्लान सब्जेक्टेड टू द एरर बीइंग करेक्टेड इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम। मतलब जो रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम है, जो टाइम लिमिट है, उसमें करेक्ट हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन रेगुलर प्लान के अंडर प्रोसेस होता है। एएमसी आरटीए इन्वेस्टर या डिस्ट्रीब्यूटर से करेक्ट एआरएन कोड मांगता है। जो टाइम लिमिट है 30 कैलेंडर डे। तो ये आप लोग को याद रखना है कि टाइम लिमिट कितना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है कि अगर गलत एआरएन डाला गया है या रेगुलर की जगह डायरेक्ट डाला गया है तो फिर वो कितने दिन के अंदर ठीक किया जा सकता है? तो 30 कैलेंडर डेज। Dash will help the investor understand the suitability of a mutual fund scheme to them। कौन सी चीज इन्वेस्टर को समझाने में हेल्प करती है कि म्यूचुअल फंड स्कीम उसके लिए सुटेबल है या नहीं? पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट लेवल, दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड डिवीजन एंड बीटा, तीसरा ऑप्शन है ट्रैकिंग एरर, चौथा ऑप्शन है अल्फा ऑफ द स्कीम। तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्ट लेवल। प्रोडक्ट लेवल एक सिंपल रिस्क इंडिकेटर लेवल होता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है।
सेबी ने मिस सेलिंग रोकने और इन्वेस्टर को इजीली समझने के लिए प्रोडक्ट लेबलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। इस लेवल में जनरली ये इंफॉर्मेशन होती है जैसे नेचर ऑफ स्कीम, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क लेवल। तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्ट लेवल। ए ट्रेल कमीशन इज पेड। ट्रेल कमीशन कब तक पे होता है? पहला ऑप्शन एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टर स्टेज इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड स्कीम। दूसरा ऑप्शन है व्हेन द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इनटू द म्यूचुअल फंड स्कीम। तीसरा ऑप्शन है व्हेन द इन्वेस्टर एग्जिट्स द म्यूचुअल फंड स्कीम। चौथा ऑप्शन है ट्रेल कमीशन मींस नो कमीशन। तो इसका राइट आंसर है as long as the investor stay invested in the mutual fund scheme। डिस्ट्रीब्यूटर को रेगुलर ऑनगोइंग कमीशन मिलता है जब तक इन्वेस्टर का पैसा फंड में इन्वेस्टेड रहता है। ये कमीशन एयूएम का एक स्मॉल परसेंटेज होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि ट्रेल कमीशन ऑफ द डे कैसे कैलकुलेट होता है। तो वो एयूएम को मल्टीप्लाई किया जाता है ट्रेल कमीशन जो परसेंटेज होता है उससे और डिवाइड किया जाता है 365 से। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं एयूएम है 10 लाख और जो ट्रेल कमीशन मिल रहा है 1% मिल रहा है। तो ट्रेल कमीशन ऑफ द डे कैसे कैलकुलेट होगा? 10 लाख इंटू 1% डिवाइडेड बाय 365। तो 27 रुपीज 40 पैसा कैलकुलेट होकर के आंसर निकलेगा। तो ये आप लोग कैलकुलेशन भी याद रखना, इसका फॉर्मूला याद रखना कि ट्रेल कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, एयूएम मल्टीप्लाई बाय ट्रेल कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 365 डेज। No investor can have a holding of more than 25% of a scheme। State true or false। क्या कोई भी एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड स्कीम का 25% से ज्यादा हिस्सा होल्ड कर सकता है? तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका राइट आंसर है ट्रू। सेबी ने 20-25 रूल बनाया है ताकि म्यूचुअल फंड स्कीम ज्यादा डाइवर्सिफाई हो सके। 20 का मतलब है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर रूल। एक म्यूचुअल फंड स्कीम में कम से कम 20 इन्वेस्टर होने चाहिए और 25 का मतलब है मैक्सिमम होल्डिंग रूल। कोई भी एक इन्वेस्टर स्कीम का टोटल कॉर्पस का 25% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। तो ये 20-25 रूल्स आपको याद रखना है। 20 मतलब हो गया मिनिमम इन्वेस्टर रूल्स और 25 मतलब हो गया मैक्सिमम होल्डिंग रूल। कॉर्पस का 25% से ज्यादा होल्ड नहीं किया जा सकता। In the case of a sectoral fund, the minimum investment in equity and equity related instrument of a particular sector of total asset should be। sectoral fund में total asset का minimum कितना परसेंट एक particular sector के equity instrument में इन्वेस्ट होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है 70%, तीसरा ऑप्शन है 80% और चौथा ऑप्शन है 95%। तो इसका राइट आंसर है 80%, सी नंबर। सेक्टर फंड एक ऐसा फंड होता है जो एक ही सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि बैंकिंग, आईटी, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर। सेक्टर या थीमेटिक फंड को मिनिमम 80% एसेट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है उस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%। The ARN is allotted to the mutual fund distributors by। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ARN कौन अलॉट करता है? पहला ऑप्शन है सेबी, दूसरा ऑप्शन है एनआईएसएम, तीसरा ऑप्शन है एएमसी, चौथा ऑप्शन है एमफी। तो इसका राइट आंसर है एमफी। एमफी अलॉट करता है। एमफी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर्ड करना। इसका प्रोसेस होता है पहले कैंडिडेट एनआईएसएम सीरीज 5 एग्जाम पास करता है, उसके बाद एमपी का पास अप्लाई करता है, एमपी उसको एआरएन अलॉट करता है। इस एआरएन के बिना कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर है एमपी। In order to ensure fairness to investor, Dash has prescribed cutoff timing to determining the applicable NAV। इन्वेस्टर के साथ फेयरनेस मेंटेन करने के लिए एप्लीकेबल NAV डिसाइड करने का कट ऑफ टाइमिंग किसने प्रेस्क्राइब किया है? पहला ऑप्शन है एमपी, दूसरा ऑप्शन है सेबी, तीसरा ऑप्शन है आरबीआई और चौथा ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर है सेबी। सेबी ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। एनएवी कैलकुलेशन रूल, कट ऑफ टाइमिंग रूल्स और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रूल, ये सारे रूल्स सेबी ही बनाता है। तो इसका राइट आंसर है सेबी। Which of these is a physical assets? इनमें से कौन सा एसेट्स रियल फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? पहला ऑप्शन है बैंक डिपॉजिट, दूसरा ऑप्शन है यूनिट्स बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तीसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट, चौथा ऑप्शन है शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है रियल एस्टेट। फिजिकल एसेट मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जिन्हें हम टच और देख सकते हैं, जैसे कि लैंड हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, गोल्ड हो गए।
फाइनेंशियल एसेट्स मतलब पेपर, डिजिटल फॉर्म, ये सिर्फ वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल चीज नहीं होती, जैसे कि बैंक, एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यूनिट्स। हाउ इज द रिडम्पशन ट्रांजैक्शन ऑफ ए म्यूचुअल फंड प्राइस? म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचने पर प्राइस कैसे कैलकुलेट होते हैं? एनएवी प्लस एग्जिट लोड, एनएवी माइनस एग्जिट लोड, एनएवी प्लस एंट्री लोड, एनएवी माइनस एंट्री लोड। तो एंट्री लोड करके कुछ नहीं है, एग्जिट लोड ही होगा। तो एनएवी से एग्जिट लोड को माइनस कर दे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनएवी माइनस एग्जिट लोड। जब आप फंड बेचते हो तो आपका एनएवी से थोड़ा कम पैसा मिलता है, क्योंकि एग्जिट लोड कट होता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे एनएवी 11 रुपए से किसी फंड का, एग्जिट लोड है 1%, तो 11 रुपया का 1% कितना हो जाएगा? 0.11। फिर उसको 11 रुपीज एनएवी जो है हमारा 11 रुपीज उससे माइनस कर देंगे, तो वो होगी हमारा रिडक्शन प्राइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएवी माइनस एग्जिट लोड। डैश इज नॉट ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इनमें से कौन सा ऑप्शन म्यूचुअल फंड बेचने का चैनल नहीं है? पहला ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, चौथा ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक। तो इसका राइट आंसर है ब्रांचेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई सिर्फ रेगुलेटर है, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट सेल या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। आरबीआई का रोल क्या है? रेगुलेट करना, बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसी करना। इसलिए आरबीआई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ये सब म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, इसीलिए ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाट डज फाइनेंशियल गोल सेटिंग इन्वॉल्व? फाइनेंशियल गोल सेटिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले काम क्या होता है? पहला ऑप्शन है डिटरमाइनिंग ऑफ रिस्क प्रोफाइल, दूसरा ऑप्शन है एस्टिमेटिंग द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ए मेजर लाइफ इवेंट, तीसरा ऑप्शन है डिटरमाइनिंग एसेट एलोकेशन। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट जितना है वो देखते हैं और किस इवेंट के लिए चाहिए, तभी हमारा फाइनेंशियल गोल डिसाइड होता है। तो इसका राइट आंसर है एस्टिमेटिंग द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ए मेजर लाइफ इवेंट। पहले गोल आइडेंटिफाई करो, फिर उसके लिए कितना पैसा चाहिए वो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है। रिस्क प्रोफाइल बाद में डिसाइड होता है, एसेट एलोकेशन प्लानिंग स्टेज में तब डिसाइड होता है। A person wants to create a synthetic index. Guide him as to in which of these categories the weightage of equity index would be the lowest. पहला ऑप्शन है सुपर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी ज्यादा होता है, और यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोवेस्ट इक्विटी। तो लोवेस्ट इक्विटी किस में होता है? कंजर्वेटिव में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, क्योंकि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में सबसे कम इक्विटी होता है 25%, बैलेंस में 50%, एग्रेसिव में 75% इक्विटी होता है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला ऑप्शन है इफ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर हेल्ड इन डीमेट फॉर्म दी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल फॉर्म। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि कन्वर्ट कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म में। दूसरा ऑप्शन है व्हेन ए म्यूचुअल फंड इज रिडीम्ड और व्हेन देयर इज a dividend payout, the amount will be credited to the bank account linked to the demat account for those mutual fund investor who opt for demat units। तो बी नंबर इसका राइट आंसर है, तो ओनली बी इज करेक्ट। बी राइट क्यों है? क्योंकि रिडक्शन और डिविडेंड का पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाता है जो डीमेट से लिंक होता है, इसीलिए बी इज करेक्ट। हाउ विल एन एप्लीकेशन टू सब्सक्राइब म्यूचुअल फंड यूनिट्स be treated if an AMFI registration number is mentioned in the application form and the choice of regular plan is indicated? अगर किसी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म में ARN नंबर डाला हुआ है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है, और रेगुलर प्लान सिलेक्ट किया है, तो बताओ एप्लीकेशन को कैसे ट्रीट किया जाएगा? एप्लीकेशन को एज ए रेगुलर ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ARN भी ऐड है और प्लान भी रेगुलर लिया गया है। पहला ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज ए रेगुलर प्लान एप्लीकेशन, दूसरा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड, तीसरा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड रिटर्न फॉर कंप्लीशन, चौथा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट प्लान एप्लीकेशन। तो डायरेक्ट होगा नहीं, कैंसिल क्यों किया जाएगा जब ARN नंबर भी मेंशन है, रेगुलर प्लान भी मेंशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर वाला, इट विल बी ट्रीटेड एज रेगुलर प्लान एप्लीकेशन। अगर आप फॉर्म भरते वक्त ARN डालते हो
इसका मतलब है कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर साथ में रेगुलर प्लान भी सिलेक्ट किया है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ लिया कि आपने रेगुलर प्लान चूज किया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसे ही रेगुलर प्लान बोलते हैं। एसेट एलोकेशन मींस, एसेट एलोकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? पहला ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन फंड मैनेजर इन ए म्यूचुअल फंड। दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट क्लास इन ए पोर्टफोलियो। तीसरा ऑप्शन है एलोकेटिंग ए पोर्टफोलियो टू कैश। चौथा ऑप्शन है एलोकेटिंग म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट्स क्लास इन पोर्टफोलियो। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है आपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में डिवाइड करना, जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया। आपका टोटल पैसा एक जगह नहीं लगता, आप उसे डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते हो। इससे रिस्क भी कंट्रोल होता है और रिटर्न भी बैलेंस रहता है। अगर 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल 5 लाख इक्विटी में डाल दिए, 3 लाख डेट में, 2 लाख गोल्ड में। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो गया और रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो गया। तो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट क्लास इन ए पोर्टफोलियो, मतलब एसेट एलोकेशन। Which entity process the purchase and redemption transaction of investor of an open-ended fund? ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर जब यूनिट्स खरीदता है या बेचता है तो ये प्रोसेस कौन हैंडल करता है? पहला ऑप्शन है द कस्टोडियन, दूसरा ऑप्शन है द ब्रोकर म्यूचुअल फंड एजेंट, तीसरा ऑप्शन है एमफी, चौथा ऑप्शन है आरटीए एजेंट, मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो इसका राइट आंसर है आरटीए एजेंट। आरटीए एजेंट का काम होता है इन्वेस्टर का रिकॉर्ड मेंटेन करना, यूनिट का अलॉटमेंट मतलब बाय और सेल करना, स्विच डिविडेंड प्रोसेसिंग करना और इन्वेस्टर का अकाउंट स्टेटमेंट भेजना। तो इसलिए इसका राइट आंसर है आरटीए एजेंट, मतलब वो पूरा ट्रांजैक्शन प्रोसेस हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट इज बिटवीन डैश इन ए बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट के बीच में होता है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है बैलेंस। तो यहाँ पे देखना कि कौन सा बैलेंस जैसा लग रहा है। तो ये आप 3 नंबर ऑप्शन देखेंगे, 40% एंड 60% ऑफ टोटल एसेट्स। तो दोनों के बीच में 50% आ रहा है, यानी यही बैलेंस्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन 40% एंड 60%। द डैश इज द प्रमोटर ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का प्रमोटर कौन होता है? तो हम लोग पढ़े कि म्यूचुअल फंड के जो सबसे ऊपर स्ट्रक्चर में कौन होता है? स्पॉन्सर होता है। तो इसका राइट आंसर है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर को ही फाउंडर एंड प्रमोटर बोलते हैं। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर में बनता है। ये भी पूछ दिया जाता है एग्जाम्पल में कि म्यूचुअल फंड किस स्ट्रक्चर में वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रस्ट स्ट्रक्चर। और इस ट्रस्ट को स्पॉन्सर क्रिएट करता है, इसलिए स्पॉन्सर ही मेन पर्सन, प्रमोटर और फाउंडर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पॉन्सर। When an institutional investor is not allowed to invest in equity markets, then the mutual fund distributor can sell dash to such an investor. अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उससे उसको कौन सा फंड रिकमेंड करेगा? पहला ऑप्शन है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, दूसरा ऑप्शन इक्विटी सेविंग फंड, तीसरा ऑप्शन है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, चौथा ऑप्शन है आर्बिट्रेज फंड। तो इसमें जब भी आप इक्विटी नहीं खरीद सकते तो डेट खरीदना होता है। तो इसमें डेट कौन सा है? कौन सा फंड? डेट फंड। आपको ये देखना होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 100% डेट फंड, इक्विटी सेविंग फंड में इक्विटी प्लस डेट होता है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इक्विटी फंड है और आर्बिट्राज फंड भी इक्विटी फंड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इक्विटी में इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं होती, ऐसे केस में उन्हें सिर्फ डेट फंड ही रिकमेंड किए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा डेट फंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक डेट फंड है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। डैश इज ए पैसिव फंड। कौन सा पैसिव फंड? ऑप्शन है पहला गोल्ड सेक्टर फंड, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो हम लोग पढ़े जो ईटीएफ होता है वो एक पैसिव फंड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। The main document which authorize a company to invest in a particular mutual fund scheme is
कंपनी को म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट ऑथराइज देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। पहला ऑप्शन है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है शेयर होल्डर रेजोल्यूशन और चौथा ऑप्शन है स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है चौथा नंबर वाला स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। कंपनी का डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। जब बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल मिलता है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, और जब स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। The transaction costs are low for investment in real estate as compared to other financial assets. State whether true or false. क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट के कंपैरिजन में कम होता है? तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होता है। रियल एस्टेट में जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसमें स्टम्प ड्यूटी लगता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, ये सब मिलके कॉस्ट काफी हाई हो जाता है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक, कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होता है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट में ज्यादा लगता है चार्जेस। Mr. Mehta is a stock market investor. The stock market had crashed recently. Mr. Mehta pulls back all his investment from the stock market because he fears that the market will fall again. Which bias is Mr. Mehta exhibiting? Mr. Mehta ने देखा मार्केट रिसेंटली क्रैश हुआ है, डर की वजह से उसने अपना सारा पैसा निकाल लिया। ये बिहेवियर कौन सा बायस दिखाता है? पहला ऑप्शन रिसेंसी बायस, दूसरा ऑप्शन ओवर कॉन्फिडेंस बायस, तीसरा ऑप्शन है कंफर्मेशन बायस और चौथा ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी। तो इसका जो रियल आंसर होगा वो रिसेंसी बायस होगा, क्योंकि रिसेंट इवेंट से ये रिलेटिव है, तो इसीलिए रिसेंसी बायस इसका राइट आंसर होगा। रिसेंसी बायस का मतलब क्या हो गया? जो अभी रिसेंट में हुआ है उसको ही फ्यूचर का बेस मान लेना। मार्केट गिरा तो लोग सोचते हैं गिरेगा, मार्केट बढ़ा तो लोग सोचते हैं अब मार्केट सिर्फ बढ़ेगा ही, बट ऐसा तो नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लोग प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते, सिर्फ रीसेंट इवेंट पर डिसीजन लेते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसेंसी बायस। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस रेशियो फॉर एन इंडेक्स फंड और एन ईटीएफ? इंडेक्स फंड या ईटीएफ का मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना हो सकता है? पहला ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो shall not exceed 1% of the daily net assets। दूसरा ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो shall not exceed 2% of the daily net assets। तीसरा ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो shall not exceed 1.5% of the daily net assets। चौथा ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो shall not exceed 0.50% ऑफ द डेली नेट एसेट्स। तो इंडेक्स फंड में जो टोटल एक्सपेंस रेशियो वो 1% से ज्यादा नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर है 1% ऑफ द डेली नेट एसेट्स। याद रखना होगा आपको कि जो भी इंडेक्स फंड होता है, ईटीएफ होता है, उसका मैक्सिमम जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है 1% होता है, और जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है वो ज्यादा हो सकता है 1% से। In which document is a commentary on the current state of economy and market is also generally provided? कौन से डॉक्यूमेंट में करंट इकोनॉमी और मार्केट कंडीशन पर कमेंट्री दी जाती है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। इसका राइट आंसर है 3 नंबर फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट एक पीरियोडिक डॉक्यूमेंट होता है जो एएमसी पब्लिश करती है। इसमें इन्वेस्टर को मिलता है स्कीम परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो डिटेल, सेक्टर एलोकेशन, रिस्क रेशियो, एयूएम, मार्केट और इकोनॉमी कमेंट्री। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। आइडेंटिफाई द ड्यूटी ऑफ ए स्पॉन्सर ऑफ ए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में स्पॉन्सर की ड्यूटी क्या होती है? पहला ऑप्शन है गार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स, दूसरा ऑप्शन है कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तीसरा ऑप्शन है लुक्स आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन of the mutual fund, चौथा ऑप्शन है रेगुलरली रिपोर्ट टू सेबी ऑन द वर्किंग ऑफ द फंड। तो इसका राइट आंसर है कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश करता है, सेबी से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है और एएमसी की कैपिटल में इन्वेस्ट करता है। तो आपको याद रखना है कि एएमसी को स्टार्ट करने के लिए पैसा स्पॉन्सर देता है। डैश इज नॉट अ फेयर शेयरिंग प्रैक्टिस बाय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कौन सा बिहेवियर फेयर शेयरिंग प्रैक्टिस नहीं है? पहला ऑप्शन है इन्फॉर्मिंग द इन्वेस्टर ऑफ द वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन,
दूसरा ऑप्शन है केयरफुली अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट फाइनेंशियल नीड्स। तीसरा ऑप्शन है इंकरेजिंग द चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। चौथा ऑप्शन है गिविंग पर्सनलाइज आफ्टर सेल्स सर्विस। तो इसका राइट आंसर है इनकरेजिंग द चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। चर्निंग का मतलब हो गया इन्वेस्टर को बार बार फंड बाय करवाना, फंड सेल करवाना, स्विच करवाना, सिर्फ कमीशन अर्न करने के लिए। तो ये फेयर सेलिंग प्रैक्टिस नहीं है। तो इसका राइट आंसर है इंकरेजिंग द चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। द लॉस बुक्ड फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ 18 मंथ्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट 18 मंथ्स के बाद बेची गई और उसमें लॉस हुआ तो उस लॉस को किस गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, उसको कहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म का बात हो रहा है तो लॉन्ग टर्म का जो भी लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। आपको याद रखना होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में एडजस्ट कर सकते हैं। बट जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो उसको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही एडजस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हैव टू बी मेड ओनली थ्रू ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज फॉर इन्वेस्टमेंट बाय। कौन से टाइप की इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट सिर्फ ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज के थ्रू करते हैं। पहला ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन है हिंदू एंड डिविडेंड फैमिली, तीसरा ऑप्शन है नॉन रेजिडेंस इंडियंस, चौथा ऑप्शन है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो जितने भी इंडिविजुअल है वो आंसर नहीं होगा, इसका आंसर है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब कंपनी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन कौन हो सकते हैं? कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रस्ट, पेंशन फंड। ये ऑर्गेनाइजेशन खुद साइन नहीं कर सकते, इसलिए बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू ऑथराइज सिग्नेचर अपॉइंट किया जाता है। वही पर्सन एप्लीकेशन साइन करता है, इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन करता है, डॉक्यूमेंट अप्रूव करता है। द फॉर्म फॉर रजिस्टरिंग ए चेंज इन द डिफॉल्ट बैंक अकाउंट हैज टू बी साइंड। अगर म्यूचुअल फंड फोलियो में डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज करना हो तो चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म किस तरह साइन किया जाएगा? पहला ऑप्शन है बाय द फर्स्ट होल्डर ओनली, दूसरा ऑप्शन है बाय द ऑल होल्डर्स ऑफ द फोलियो, तीसरा ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ होल्डिंग ऑफ द फोलियो, चौथा ऑप्शन है बाय ऑल द होल्डर्स ऑफ द बैंक अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ होल्डिंग ऑफ द फोलियो। म्यूचुअल फंड फोलियो में मोड ऑफ होल्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंगल होल्डिंग, दूसरा ज्वाइंट होल्डिंग, तीसरा माइनर होल्डिंग। इसलिए रूल फिक्स नहीं है फर्स्ट होल्डर साइन करेगा या सब होल्डर साइन करेगा, इसलिए साइन डिपेंड किस पे करता है? मोड ऑफ होल्डिंग पे। तो इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ होल्डिंग ऑफ द फोलियो। To measure the fund manager performance, the difference between the scheme's actual return and its optimal return is calculated and this is known as फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए स्कीम का एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अल्फा, दूसरा ऑप्शन है बीटा, तीसरा ऑप्शन है शार्प, चौथा ऑप्शन है ट्राइनो। तो इसका राइट आंसर है अल्फा। अल्फा फंड मैनेजर की रियल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे अल्फा निकालते हैं? अल्फा इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड बेंचमार्क रिटर्न। एग्जांपल, अगर बेंचमार्क रिटर्न 10% है और फंड रिटर्न 13% है तो अल्फा फंड रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न तो 3% अल्फा हो गया। मतलब 3% फंड मैनेजर अगर पॉजिटिव अल्फा है तो अच्छा परफॉर्म किया है। पॉजिटिव अल्फा का मतलब हो गया फंड मैनेजर ने मार्केट को बीट किया है। जीरो अल्फा का मतलब हो गया मार्केट की इक्वल परफॉर्मेंस और निगेटिव अल्फा का मतलब हो गया मार्केट से गंदा परफॉर्मेंस। तो इसका राइट आंसर है अल्फा। विच ऑफ दिस इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड का कौन सा फीचर इन्वेस्टर के लिए एडवांटेज है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना कि कौन सा म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है। पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है चॉइस ओवरलोड, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल ओवर कॉस्ट, चौथा ऑप्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसका राइट आंसर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहाँ पे कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज मतलब डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज मिलता है आपको, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लिक्विडिटी और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ये म्यूचुअल फंड के एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो लैक ऑफ कस्टमाइजेशन, चॉइस ओवरलोड, नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट, ये म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज होगी। तो एग्जाम में एडवांटेज से भी पूछा जाता है और डिसएडवांटेज से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग याद कर ले कि क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज है। Identify the true statement. Rolling return are the average annualized return calculated for alternate holding period. Rolling return वो average annual return होते हैं
जो डिफरेंट डिफरेंट होल्डिंग पीरियड पर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो राइट है। दूसरा ऑप्शन है होल्डिंग पीरियड रिटर्न डू नॉट प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर रिटर्न ऑफ फंड इफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज टू हाई और लो। होल्डिंग पीरियड रिटर्न फंड के रिटर्न के एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता अगर स्टार्टिंग वैल्यू बहुत ज्यादा हाई या बहुत लो है। तो ये भी राइट, यानी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। रोलिंग रिटर्न क्या होता है? डिफरेंट टाइम पीरियड पर एवरेज एनालाइज रिटर्न कैलकुलेट करना। अगर 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2015 से 2020, 2016 से 2021, 2017 से 2022 ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे। हर पीरियड का रिटर्न कैलकुलेट करके एवरेज निकाला जाता है। इससे फंड की रियल परफॉर्मेंस पता चलता है। तो आपको रोलिंग रिटर्न में ये याद रखना कि इससे फंड की रियल परफॉर्मेंस पता चलता है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है? रिटर्न बिटवीन टू फिक्स्ड डेट, जैसे 2018 से 2023 के बीच के रिटर्न। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? अगर स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट अनयूजुअल हो, मतलब मार्केट क्रैश या पीक का टाइम हो, तो रिटर्न मिसलीडिंग हो सकता है। इसलिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न कभी कभी एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता और रोलिंग रिटर्न एक्यूरेट पिक्चर देता है।